दोस्तों, हर दिन करीब 1500 प्लेन्स अमेरिका से यूरोप जाती हैं और इनमें से ज़्यादातर अटलांटिक ओशन के ऊपर सिर्फ इसी ख़ास रास्ते का इस्तेमाल करती हैं। ये रूट एक तरह से इन एयरप्लेन्स का इनविजिबल हाईवे है, जिसमें सभी जहाज़ एक दूसरे से 60 किलोमीटर के फासले में आगे पीछे उड़ती हैं। साइडवेज में इनकी दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर और अल्टीट्यूड में ये सिर्फ एक दूसरे से 1000 फीट से ही ऊपर नीचे होते हैं। आपने ऐसी कई वीडियो देखी ही होगी जिसमें एक से ज़्यादा जहाज़ आसमान में एक दूसरे से काफ़ी करीब होते हैं, और ऐसा ख़ास तौर पर यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से यूरोप की फ़्लाइट में देखा जाता है। पर अब सवाल है कि जब पूरा आसमान खाली होता है तो पायलट्स यहाँ एक दूसरे के करीब रहकर ख़तरनाक सिचुएशन में इस रूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इस इनविजिबल हाईवे को करीब 130 साल पहले यानी 1920 में वेजाबुरे ओइशी नाम के जापानी मेट्रोलॉजिस्ट ने आसमान में कई वेदर्स बलून्स रिसर्च के मकसद से ढूंढा था। 1920 में उन्होंने मौसम से जानकारी जुटाने के लिए कई बैलून्स आसमान में छोड़े, लेकिन उन्होंने देखा कि 30 से 40 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पर आसमान में एक इनविजिबल ताकत है जो बैलून को काफ़ी तेज़ रफ्तार से ईस्ट की तरफ ढकेलती है। पहले तो उनकी इस रिसर्च पर दुनिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 25 सालों बाद दूसरे विश्व युद्ध में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद दुनिया ने वेजाबुरे ओइशी की इस रिसर्च को सीरियस लेना शुरू कर दिया। अप्रैल 1945 में 6 दोस्त पिकनिक मनाने अमेरिका के ओरिजिन में गए, जहां उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़ा बैलून देखा, जिसे उन्होंने उत्तेजना में आकर उसे घसीटना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि वो किस आग से खेल रहे हैं। उस बैलून में बम लगा हुआ था जो हिलने डुलने से फट गया और 6 के 6 दोस्तों की वहीं पर मौत हो गई। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि यह बैलून 10,000 किलोमीटर दूर जापान ने लॉन्च किया था। करीब 9,000 की संख्या में जापान ने अमेरिका पर बैलून बम लॉन्च किया, जिसमें से 300 अपने टारगेट यानी अमेरिका तक पहुंचे थे। जापान ने वेजाबुरे ओइशी की इस रिसर्च का फ़ायदा उठाकर अमेरिका पर यह बैलून्स लॉन्च किया था, जो तेज़ हवा में बहते हुए अमेरिका तक पहुंच गए थे। तब से लेकर 30 से 40 हज़ार फीट ऊपर तेज़ हवाओं के इस टनल को जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। करीब पूरे साल ही यह हवाएं 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ईस्ट की तरफ चलती हैं। ये ट्यूब की शक्ल में ट्रेवल करती हैं, जिसकी चौड़ाई कई सौ किलोमीटर होती है, जबकि मोटाई 4 किलोमीटर की होती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इनकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पोल्स और इक्वेटर में तापमान के डिफरेंस होने की वजह से यह जेट स्ट्रीम पैदा होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ हवा चलती है तो इसे साउथ से नॉर्थ जाना चाहिए, पर यह जेट स्ट्रीम वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों चलती है। तो वैज्ञानिक इसकी सबसे बड़ी वजह अर्थ के रोटेशन को बताते हैं। उनका कहना है कि हमारे पृथ्वी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, और अर्थ की यही रोटेशन इस जेट स्ट्रीम को वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलने में मदद कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर 1500 से ज़्यादा प्लेन इसी रास्ते का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो साल 1952 में एयरलाइंस पायलट ने जेट स्ट्रीम पर ध्यान देना शुरू किया। एयरप्लेन सफ़र में पायलट्स जहाज़ को जानबूझकर जेट स्ट्रीम के अंदर लेकर आते थे, क्योंकि 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं प्लेन को आगे की तरफ ढकेलती थी। इससे जहाज़ की गति भी बढ़ जाती थी और टर्बुलेंस भी कम हो जाती थी और फ्यूल की भी बचत थी। लेकिन यूरोप से अमेरिका जाना तो इन पायलट्स को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि जेट स्ट्रीम की हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, जिससे जहाज़ पर उल्टा असर पड़ता है। लेकिन वक्त बदलता गया और एयरलाइंस इंडस्ट्री तेज़ी से आगे बढ़ती गई। अब सभी पायलट्स अमेरिका से यूरोप जाने के लिए जेट स्ट्रीम का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत थी स्ट्रीम के अंदर बढ़ती ट्रैफिक, जिससे दुर्घटना घटने के आसार बढ़ने लगे। अब ट्रैफिक को संभालने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी ATC का था कि वो मौसम के हिसाब से फ़्लाइट का रूट प्लान बनाए और कभी भी प्लेन एक दूसरे से ना टकरा पाए। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पर लगे रडार जहाज़ों की लोकेशन डिटेक्ट करते हैं।
और इसी लोकेशन के वजह से ही प्लेन्स का रूट तय करते हैं। लेकिन अब दिक्कत यह है कि इन रडार्स की रेंज ज़्यादा नहीं होती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 128 किलोमीटर की रेंज में मौजूद जहाज़ों की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं। 128 किलोमीटर से दूर जाते ही ये जहाज़ रडार से दूर चले जाते हैं। तो अब ATC जहाज़ों के लोकेशन का पता कैसे लगाएगा? इसलिए साल 1965 में एक नया सिस्टम लाया गया जिसे NATOTS कहा जाता है। इस सिस्टम में अमेरिका से यूरोप जाने वाली फ़्लाइट के लिए मल्टीपल रूट पार्ट बनाए गए जिन्हें 4 मेन सेंटर कंट्रोल करते हैं। पहला है न्यूयॉर्क स्टेशन, दूसरा कनाडा का गेंडर न्यू फाउंडलैंड, तीसरा सेंटा मैरिया कंट्रोल और चौथा सैनविक सेंटर। NATOTS के पूरे 6 रूट हैं जो NATA से लेकर NATF तक है। उड़ान से पहले ही इनमें से एक रूट को पायलट के साथ शेयर किया जाता है या फिर ट्रैफिक होने की वजह से इन्हें आसमान में ही अपना रूट चेंज करने के लिए कह दिया जाता है। ये जेट स्ट्रीम पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। हमारे भारत के मुंबई से जेट स्ट्रीम निकलता है, लेकिन ठंड के समय इसका रूट बदलकर तिब्बत की तरफ चला जाता है और हमारे देश के एयरलाइंस इंडस्ट्री भी इस इनविजिबल हाईवे का इस्तेमाल करती है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ताकि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो को आप मिस ना कर सकें।